हेलो एवरीवन। अभी हम सूरत के दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैं, जहां पर हमारे भारत देश के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर जी आए हुए हैं। वो आज मोदी एट 20 बुक के ऊपर अपना प्रवचन देने वाले हैं। हमारे भारत का उसमें क्या रोल रहेगा, आने वाले दिनों में एक्सटर्नल अफेयर्स में हमारा भारत का क्या हिस्सा होने वाला है, उसके बारे में कुछ आज बताने वाले हैं। तो आइए सीधा वहाँ चलते हैं। ये यूनिवर्सिटी का कन्वेंशन हॉल है। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी गुजरात की पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है। बहुत ही विशाल इसका कैंपस है और वहाँ आया हुआ एक कन्वेंशन हॉल में उनका प्रवचन रखा गया है। ये हॉल का अंदर का हिस्सा है। बड़ा सा होर्डिंग भी लगा हुआ है यहाँ पर। अब हम हॉल में आ चुके हैं। श्री हर्षभाई सांघवी जी, श्री कौशल भाई दवे जी, श्री विजय चौथावाले जी, श्री अजय तोमर जी, श्री आयुष ओक जी, श्रीमती को बताया होगा कि आज का कार्यक्रम जो है वो एक किताब पर है। ये किताब मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट्स डिलीवरी। ये गलत नहीं है जो आपको बताया गया है, ये है कार्यक्रम किताब पर यह कार्यक्रम हमारे देश पर है, हमारे इस प्रांत पर है, विदेश पर है। और मैं बहुत साहस के साथ आपके सामने आया हूं, क्योंकि मैं गुजरातियों को एक गुजराती के बारे में बताने वाला। तो सबसे पहले हम किताब की ही बात करते हैं। आप जानते हैं कि पिछले साल ये 20वीं सालगिरह थी कि आदरणीय मोदी जी उनका जो शासन में जो होना, प्रशासन में होना, यहाँ मुख्यमंत्री थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। तो क्या हुआ कि कुछ लोगों ने सोचा कि ये 20 साल बिना कोई इंटरप्शन के लगातार किसी को डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ऑफिस में रहना ये कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि हर 5 साल देश ने या स्टेट ने और लोगों ने आपको लगातार आशीर्वाद दिया है। और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करना, इसके लिए कोई अद्भुत नेता होगा या कोई अद्भुत काम होगा कि लगातार 20 साल राजनीति में ऐसे, वो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल रहे। तो क्या हुआ कि वहाँ कुछ लोगों की सोच थी कि हम जो अलग अलग क्षेत्र में हैं वो अपने परिप्रेक्ष्य से जो उनको क्या लगता है कि मोदी जी क्यों एक किस्म से इतने सक्सेसफुल रहे हैं, उनका योगदान क्या रहा है, दुनिया उनको कैसे देखती है, भारत में उनकी क्या पहचान है। तो माने अलग अलग क्षेत्रों में जो भारत के, मैं कहूँगा कि जाने माने नागरिक जो हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया था कि आप माने बिना संकोच के आप हमें मोदी जी के बारे में जो अंदर है आपके बारे में, ये बिना संकोच में, आपको कहीं लगता है कि कहीं कुछ कमी भी हो, उसके बारे में भी आप लिखिए। तो ये किताब जो है, इसके 21 लेखक हैं, उनमें से मैं भी एक हूं। और आप वैसे सब ये माने बहुत फेमस लोग हैं, सबको आप पहचानते तो होंगे।
इसमें अमित भाई शाह भी हैं, इसमें लता मंगेशकर जी ने कुछ उसकी प्रेफेस, किताब की प्रेफेस जो है उनकी सोच उनके शब्दों में लिखा गया है। और एक किस्म से अगर आप ये किताब पढ़ेंगे, और आज मुझे जानकारी मिली कि इसका गुजराती एडिशन रिलीज हुआ है, क्योंकि मैंने देखा कि राजनाथ जी ने इसको इसका आज रिलीज फंक्शन में उसकी मैंने ट्वीट देखी थी। तो ये जो अलग अलग लोगों की अलग परिप्रेक्ष्य, अलग दृष्टिकोण से जो लिखा गया है, ये जरूर मैं आपको कहूँगा कि अगर आप देश समझना चाहते हैं, जो आगे की जो विजन, और आपको अगर सचमुच ये जानकारी प्राप्त हो कि ये आज का जो काल जो है, ये इसकी बैकग्राउंड क्या है, कि ये कहाँ से, कैसे अनुभवों से अभी जो हम कहते हैं कि मोदी जी का विजन है, लीडरशिप है, इसका एक किस्म से ये इसका जड़ क्या है। तो ये किताब जो है, और मैं इस किताब पे मैं अलग अलग शहरों में, स्टेट्स में मैं ऐसे ही कार्यक्रमों में मैं बात कर चुका हूँ, पर यहाँ आना मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि इस किताब में ये गुजरात और नेशनल पॉलिटिक्स के कनेक्ट जो है, ये बहुत साफ दिखाई देती है। अब आमतौर पे क्या होता है कि कोई बुक रीडिंग करता है तो सामने किताब रखते हैं, बुक से कुछ 3-4 पैरा पढ़ लेते हैं, पर मैंने सोचा आज कि मैं थोड़ा ये अलग तरीके से करूं। जो 21 लेख जो हैं, उनमें से मैंने 10 चुने हैं, और मैं बहुत संक्षिप्त में ये 10 जो हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये इस सब के व्यू पॉइंट अलग है। ये 10 लेखकों ने क्या कहा है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं लता मंगेशकर जी से। उनका जो मेन पॉइंट उनके लेख में ये है कि जैसे महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजों के खिलाफ जो नेशनल मूवमेंट जो चलाया था, उसकी सफलता इसीलिए थी क्योंकि वो जन आंदोलन था, कि आज जो है नरेंद्र मोदी ने राजनीति को एक किस्म से जन आंदोलन बनाया। खाली राजनीति को नहीं, देश का परिवर्तन जो है उसको उन्होंने एक जन आंदोलन बनाया। आज हम कह सकते हैं कि सूरत जो है एक स्मार्ट सिटी है, सक्सेसफुल स्मार्ट सिटी है। उसका कारण है कि ये सिटीजन लेड स्मार्ट सिटी, और ये एक जन आंदोलन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब मैंने आपको कहा कि लेखकों में अमित भाई भी हैं, तो उनकी परिप्रेक्ष्य जो है वो तो बहुत ही, खासकर राजनीति पे तो बहुत ही अनुभवी परिप्रेक्ष्य। तो उन्होंने एक बात कही जो मुझे अच्छा लगा, और मेरे लिए भी एक किस्म से ये मैं कहूँगा एक लर्निंग है। वो कहते हैं, वो लिखते हैं इसमें कि मोदी जी और दूसरों में फर्क क्या है। उनका कहना है कि वो पॉलिटिशियन तो हैं, पर जब वो पॉलिटिक्स में आए, जब वो मुख्यमंत्री बने, उनका जो लक्ष्य जो था, उनके प्रोग्राम्स जो थे, वो कभी अगले इलेक्शन तक सीमित नहीं रखते थे। और उदाहरण जो देते हैं, जो आप सब जानते हैं, कि नर्मदा का पानी सौराष्ट्र ले जाना, ये एक टर्म का काम नहीं था। अगर वो मामूली पॉलिटिशियन होते, वो कहते कि भाई अगले चुनाव तक तो ये होगा नहीं काम, तो मुझे क्या मिलेगा इसमें। पर जो जैसे अमित भाई हमें समझाते हैं कि उनकी खासियत है कि डिलीवरी पे तो एक तो बहुत उनकी सोच बहुत बड़ी है, फिर सोच के अलावा डिलीवरी है, और डिलीवरी जो है स्केल पर डिलीवरी है, और ये
माने समय सीमा की ध्यान तो रखते हैं, पर जो बड़े बड़े जो कार्यक्रम जो हैं, जो लक्ष्य जो हैं, वो एक बार डिलीवरी में लग जाते हैं तो उनको पूरा भरोसा है कि पब्लिक उसको देखती है, समझती है, और हर चुनाव पे एक किस्म से एक रिपोर्ट कार्ड रखा जाता है कि पिछले सालों में ये काम हुआ, और इस पे पब्लिक अपना निर्णय करती है। और जो गुजरात मॉडल जो कहा जाता है, गुजरात मॉडल एक किस्म से ये है कि ये 5 ईयर साइकिल जो बाकी स्टेट्स में जो होता है, आप लोग जो हैं इस 5 ईयर साइकिल से निकल चुके, और इसीलिए निकल चुके हैं कि आपके यहाँ ऐसे नेता थे जो इसमें लीडरशिप देके, उनकी सोच तो होगी पर उसके साथ आप लोगों का भी एक किस्म से आपका जो विजन मैं कहूँगा उनके साथ ये बढ़ता गया। और आज जो है जो बड़ी बड़ी चीज जो अगर देश में हम बाहर जाकर कुछ उदाहरण देते हैं, उसमें से बहुत सारे उदाहरण इस स्टेट से आते हैं, क्योंकि अपना इंजन नहीं है, ये देश का इंजन भी है। दूसरा लेखक जो है वो एक बिल्कुल अलग क्षेत्र के पर आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, उदय कोटक। अब उदय कोटक जी कहते हैं कि जब वो मोदी जी से मिले तो उनका टेक अवे जो था ये था कि वो समझते थे कि बिजनेस वाले जो हैं खाली धंधा नहीं करते, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है, उनके बिना देश में रोजगारी नहीं बढ़ती। तो इंक्रीज द साइज ऑफ केक, माने आप इकोनॉमी को बढ़ाइए, जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी तब उसको आप एक किस्म से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो और अच्छी तरीके से होगी। जब तक आप केक को नहीं बढ़ाएंगे आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सीमित ही रहेगी। उदय कोटक जी जैसे माने उनकी तो दुनिया में पहचान है ये बिजनेस और फाइनेंस वर्ल्ड में। जब वो कहते हैं कि मुझे उस मीटिंग के बाद मेरा खुद जो क्लैरिटी जो मुझे मिली कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और आप सबका तो आधार कार्ड होगा ही होगा, क्योंकि भारत में किसी का आज बिना आधार कार्ड के तो गुजारा ही नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि आधार कार्ड जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का शुरू में योगदान हुआ वो नंदन नीलेकानी जी का था। उन्होंने एक किस्म से ये आधार मिशन को लीड किया था। अब नंदन नीलेकानी जी इस पुस्तक में लिखते हैं कि वो गुजरात आए जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, और वो कहते हैं कि ये एक माने खाली गुजरात नहीं आए, अलग हर स्टेट गए वो। और ये इनके शब्द कि मोदी वॉज द ओनली चीफ मिनिस्टर टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ आधार, ओनली चीफ मिनिस्टर टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ आधार। और मैं मिस्र में था, इजिप्ट में था, जब मैं वहां लोगों को समझाता हूं कि हमारे यहाँ 2 बिलियन वैक्सीनेशंस हुए, माने ये आंकड़े माने लोगों के बस मुझे कभी कभी लगता है कि हो सकता है कि पूरा यकीन भी नहीं करते जब उनको कहते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हम जो है 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाते हैं। जब बैंकों में जनधन योजना के कारण बैंकों में 40 करोड़ लोगों के बैंकों में पैसा आता है, और ये नहीं है कि पैसा आता है, जो हमारी जो कमजोरी थी ये बहुत सारे देशों में है। और वो कहानी
सुशासन के लिए आज दुनिया में एक किस्म से ये समझ जो है बढ़ रही है कि सुशासन के लिए डिजिटल शासन चाहिए, और डिजिटल के लिए आधार, एक हमारे देश में आधार की जरूरत थी। और अगर एक मुख्यमंत्री, और ये मेरे शब्द नहीं, और ये आप इसको राजनीतिक स्टेटमेंट भी नहीं लीजिए, क्योंकि नंदन नीलेकानी जो है वो राजनीतिक आदमी नहीं थे, अगर थे तो वो उस साइड वाले राजनीतिक थे। तो उनका कहना ये बहुत बड़ी बात है। फिर मैं आता हूं एक किसी माने उनसे बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग बिजनेस, वो बिजनेस में है, महिला है, देश के एक बहुत बड़े महिला एंटरप्रेन्योर हैं। आपने अपोलो हॉस्पिटल के बारे में तो सुना ही होगा। तो उनके जो हेड जो हैं अभी, शोभना कामिनी जी, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लिखा है, और ये जो है उनका दृष्टिकोण जो है ये जेंडर का है, कि पिछले 8 साल में अगर आप जेंडर कहें, जेंडर इक्विटी, जेंडर जस्टिस पर, महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में, बहनों के बारे में क्या परिवर्तन आया है। अब इसमें काफी देश में चर्चा हो चुकी है, तो आप कहेंगे इसमें क्या नई बात वो कहेंगे, पर उन्होंने 2 उदाहरण दिए जो मेरे दिमाग में वो चिपक गया था। और ये जब मैं खासकर मैं जो भारत को अच्छी तरह पहचानते नहीं या मोदी जी को जानते नहीं, ये 2 उदाहरण मैं बार बार मैं खुद इसका उपयोग करता हूं। एक तो कहते हैं कि देखिए, सोच तो है, विजन है, पर उसका इतना डिटेल में जाए कि देश का प्रधानमंत्री एक साइड में सैनिटरी पैड की सोच सकता है और दूसरे साइड में वुमेन इन आर्म फोर्सेस की, उनको आर्म फोर्सेस कमीशन कैसे देना। आप देखिए कितना, माने ये 2 उदाहरण जो है कि कितनी माने कमिटमेंट है, पर कितनी बारीकी की सोच है। अब तक मैं बिजनेस की बात कर रहा था, तो चलिए मैं थोड़ा गियर बदल देता हूं और मैं आपको किसी और बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में ले जाता हूं, आपके फील्ड में ले आता हूं, स्पोर्ट्स और यूथ। हमारे सबसे बड़े बैडमिंटन स्टार अभी हैं पीवी सिंधु, सब मानते हैं ना? हाँ, सब मानते हैं, सब जानते हैं। अब पीवी सिंधु ने माने बहुत ही फ्रैंकली लिखा है, क्योंकि अगर वो खुद नहीं लिखते ना, उनके नाम पे कोई और इतने माने ऐसे डायरेक्टली कोई लिख नहीं पाता। वो कहते हैं कि मेरे मन में ये बहुत बड़ा प्रश्न है, मैं इंग्लिश में कहता हूं, नहीं तो ये भावना मैं इसको ट्रांसलेशन में खोना नहीं चाहता। वो कहते हैं, हाउ डज a person who is not young, और दर्शना जी, हर्ष जी, आप इसको बुरा नहीं मानिए, who is in politics which youth do not like, with youth do not regard well, how is a person who is not young, who is in politics, become a youth icon? अब फिल्म की दुनिया से वहां से भी एक लेखक है, अनुपम खेर। अब अनुपम खेर कभी कभी राजनीति में भी कहीं कुछ टिप्पणी कर देते हैं। उनका सोशल मीडिया अकाउंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप जानते हैं। हाँ? पर
उन्होंने लिखा है, मुझे अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने विदेश नीति के जो तर्क और जो उदाहरण जो दिए वो विदेश नीति पे दिए उन्होंने। और जब ये घटना मेरे समय, जब मैं विदेश सचिव था उस समय हुए, और मैं साफ कहूं मुझे कहीं मैंने तुरंत याद नहीं आया, जब मैंने पढ़ा फिर एक किस्म से मेरा भी रिफ्रेश हो गया इसमें। एक तो कहते हैं कि 2015 में 15-16 में, पता नहीं ये खबर आपके ज्ञान में हो या नहीं, दो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, एक अफगानिस्तान में थे और एक यमन में थे। हमारे नागरिक थे, भारतीय मूल के थे, और दोनों का अपहरण किया गया। और दोनों का अपहरण किया गया बहुत माने जो थोड़े क्या कहूं मैं इसको, आतंकवादी नहीं पर बहुत कट्टर विचार के लोगों ने किया। और वो कहते हैं कि इनको छुड़वाने में प्रधानमंत्री ने कितनी मेहनत की, और वो कहते हैं कि वो फॉरेन मिनिस्ट्री के पीछे पड़ गए। और ये इसका सबूत मैं आपको दे सकता हूं कि वो सचमुच पीछे पड़ गए। कहा हर हफ्ते वो चेक करते थे क्या हुआ इसका, कैसे निकाल रहे हो, क्या प्रगति हुई, किससे बात कर रहे हो। उसके बाद वो लिखते हैं एक ऑपरेशन जो यमन में हुआ था, ऑपरेशन राहत, यमन में वो युद्ध की स्थिति थी और गोलीबारी चल रही थी, बॉम्बिंग भी हो रहा था। हमारे लोग और हमारे अलावा दूसरे देशों के नागरिक भी फंसे हुए थे वहां। और वही जो हर्ष जी ने आपको कहा यूक्रेन के बारे में, वो पहली बार मैंने यमन में देखा कि प्रधानमंत्री ने सऊदी अरेबिया के राजा जो हैं किंग सलमान, उनको फोन किया और कहा कि मैं, उस समय सऊदी अरेबिया के हवाई जहाज जो हैं वो यमन को बॉम्ब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध विराम चाहता हूं और उस समय में हम अपने लोगों को निकालना चाहते हैं। और उनकी, मैं कहूंगा उनकी प्रतिष्ठा, उनकी वजन, जो भी आप कहें, मोदी जी की रिक्वेस्ट को वो ना नहीं कर पाए। और उसके कारण खाली हमारे लोग नहीं निकले, और हमने निकाला, भारत ने जहाज भेजा, हमारे लोग निकले, हमारे साथ 45 देशों के और नागरिक निकले। यही चीज इस साल यूक्रेन में साबित हुआ कि आप जानते हैं कि हमारे 20,000 से ज्यादा विद्यार्थी वहां युद्ध के बीच में फंस गए थे, और उनमें से 2 शहर ऐसे थे जहां सचमुच माने वो डेंजर में थे कि रोज फायरिंग हो रही थी, गोलीबारी चल रही थी आपस में। और एक शहर ऐसा था कि उसमें 3 साइड थे कि यूक्रेन की आर्मी भी थी, रशिया की भी थी, और एक कुछ जैसे प्राइवेट या नॉन ऑफिशियल लोग भी हथियार लेके घूम रहे थे। और हम लोगों ने बहुत कोशिश की उनको वहां से निकालने में, पर आप जानते हैं कि जब गोली चलती है कि कौन बाहर आएगा। अगर आप दूसरे शहर सुमी में, तो हम वहां बस भी ले गए, लोग बस में चढ़े, गोली शुरू हुई, वो वापस अपने हॉस्टल में चले गए। तो एक बार नहीं, बहुत बार कोशिश की। फिर अंत में दोनों शहरों में, खार्किव और सुमी में, प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट पुतिन को फोन किया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को फोन किया और कहा कि हमारे बच्चे फंसे हैं और मैं चाहता हूं, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक वो निकलें आप हमें टाइम दीजिए, इस समय सीमा में उनको निकालेंगे, और आप मुझे अपना वचन दीजिए कि इस समय फायरिंग नहीं होगी। और उसके कारण हम इन दोनों शहर से हमारे लोगों को निकाल पाए।
20,000 लोगों को 90 फ्लाइट में वापस घर ले आए, इसका एक कारण है, और वो कारण आप जानते हैं। अब मैं आपको, और भी लेखक हैं और भी बड़े जाने माने लोग हैं, पर थोड़ी यहाँ भी समय की सीमा है, तो मैं अपने बारे में कुछ कहता हूँ, क्योंकि मैं गुजरात में कभी ये चांस में खोना नहीं चाहता। और आज मेरे मन में था जब मैं सूरत आया, ये कभी कभी मेरे से प्रश्न पूछा जाता तो कि आप मोदी जी से पहली बार कब मिले, और मैं मिला उनसे 2011 में, जब वो चीन आए थे, उस समय मुख्यमंत्री थे, मैं राजदूत था वहां, और मैंने इसके बारे में लिखा है, इस किताब में लिखा है। पर उसके पहले हमारी बातचीत भी हुई थी, आने के पहले, और ये बातचीत जो सूरत के रहने वाले हैं ये जरूर याद रखेंगे। आपको याद है कि 2010 में आपके 22 साथी थे जो चाइना में उनको अरेस्ट किया गया था, और उनके खिलाफ ये डायमंड स्मगलिंग का आरोप लगाया गया था। अब देखिए, पूरे दुनिया में भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग 3 करोड़ से ज्यादा है। मैं 22 लोगों की बात कर रहा हूं। तो ये हो सकता था कि कोई कहे कि भाई 22 ही लोग हैं, चलो हो जाता है, कोई स्मगलिंग भी करता है, नहीं करता हो तो कभी कभी गलती भी हो जाती है, जो सिस्टम इसका कुछ करेगा। मेरा पहला कांटेक्ट, मुलाकात नहीं थी उस समय, मेरा पहला कांटेक्ट मोदी जी के साथ इस विषय पर था। और जो मैंने कहा ना कि एक बार पीछे पड़ जाते तो भाई मान लो पड़ जाते पीछे। हाँ? और ये पूरा 2010 में बात करते गए, छुड़वाने के चक्कर में थे, और वो आए 2011 में आए। बाकी चीजें बात तो हुई, पर उनके मन में था, बहुत ही स्ट्रांगली ये फील करते थे कि इनके साथ अन्याय हुआ है, मुझे छुड़वाना है किसी तरीके से। तो जब वो उनकी जो चाइनीज लीडरशिप के साथ जो मेन मीटिंग जो हुई, उन्होंने ये बात उठाई और कहा कि देखिए, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूं, मेरे 22 लोग यहां फंसे हैं, और मुझे लगता है कि जो उनके बारे में जो कहा जा रहा है, हो सकता है कि कहीं किसी से थोड़ी गलती हो, पर ये पूरे 22 के 22 इनके साथ, इनको सबके साथ जो किया गया है ये ठीक नहीं। और जो मैं कहता हूं, जो यही जो अभी राष्ट्रपति पुतिन के साथ, या जो किंग सलमान सऊदी अरेबिया के साथ जो मैंने उदाहरण दिए, उनकी जो मैं कहूंगा फोर्स ऑफ पर्सनालिटी जो है ना, वो जब तक उनको आश्वासन नहीं मिला कि इसमें चलिए हम कुछ तो राहत देंगे आपको, तब तक उन्होंने बात नहीं छोड़ी। और उस विजिट के कारण 22 में से 13 लोग बिना माने उनके खिलाफ चार्जेस ड्रॉप हो गए, और वो वापस गुजरात कुछ हफ्तों में आ गए। और जो बाकी जो थे उनके, हाँ, कुछ लोगों के खिलाफ माने सबूत भी था, तो कुछ सेंटेंसिंग हुई, बट मैं इतना कह सकता हूं कि जो भी किया गया, जो नॉर्मल वहां जो सेंटेंसिंग होती है उससे कम हुआ। और ये घटना मेरे मन में इसीलिए है कि बाद में पिछले 8 साल में जो हम लोगों का अनुभव जो है, जो मैं यूक्रेन की बात करता हूँ या यमन की बात करता हूँ, या आप जानते हैं कि ये महामारी के समय में ये वंदे भारत मिशन जो था, वंदे भारत मिशन में 70 लाख
70 लाख नागरिक वापस आए। सोच लीजिए, 70 लाख। दुनिया के इतिहास में ये नंबर कभी किसी सरकार ने कभी ये किया है क्या नहीं है, ना आगे मुझे लगता कि कोई कर भी पाएगा। कि इसके पीछे एक सोच है। सोच ये है, देखिए राष्ट्रीयता, हम सब लोग नेशनलिस्ट हैं, कौन नहीं। एक चीज है कि देश के बारे में सोचना, अपने लोगों के बारे में सोचना। दूसरा कि इसको आप एक पॉलिसी बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, इसकी प्रक्रिया होती है, और आप एक मैं कहूंगा एक सोच, सरकार में एक सोच पैदा होती है कि कोई भी भारतीय नागरिक या कोई बाहर देश के बाहर कहीं संकट में हो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसको बचाना, उसका देखभाल करना, और किसी भी हालत में उसको वहां नहीं, बिना सहारे के वहां नहीं छोड़ना। और मैं ये कहूंगा कि जो कॉन्फिडेंस, जिस विश्वास के साथ जो अब लोग बाहर जाते हैं, उसका कारण ये है कि लोगों को लगता है कि कुछ भी हो, पहले तो था कि भाई वो हैं, सरकार वाले हैं, वो मंत्रालय हैं, राजदूतावास हैं। मुझे खुद पता है, मैं राजदूतावासों में था उस समय। जो आज जो विश्वास जो है कि प्रॉब्लम है, मैं इस एम्बेसी में जा सकता हूं। प्रॉब्लम है, आप जानते हैं कि एक पोर्टल क्रिएट किया है जिसका नाम, अच्छा नाम दिया था और खुद प्रधानमंत्री ने दिया था, मदद। कि कोई भी कहीं फंस जाता है तो वो मदद पोर्टल में कह सकता कि मैं यहां हूं, मेरी ये प्रॉब्लम है। और ये मदद पोर्टल के कारण, जैसे आप लोगों के यहाँ सूरत में एक पोर्टल है, जो आज मैंने देखा कि आपके यहाँ कोई शिकायत है तो आप भी पोर्टल में डालते हो। तो अब दुनिया में एक पोर्टल है, और ये पोर्टल जो है, ये हमारे नागरिकों को बाहर सुरक्षित रखती है। जहां भी उनको कहीं परेशानी होती है तो हम इसका सुझाव हम जल्दी दे सकते हैं। मैं आज जो है, मैंने सोचा कि किताब पढ़ने के बजाय मैं ये उदाहरण, ये अनुभव थोड़ा इधर उधर, मुझे पता है मैं किताब के थोड़ा बाहर भी गया था, पर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ, जो एक किस्म से मेरे अंदर ये फीलिंग है, मैंने सोचा कि मैं आपको के साथ मैं शेयर करूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर विदेश नीति में परिवर्तन आया है, और उसके बारे में जो क्वेश्चन आंसर में हम इस पे हम बात भी कर सकते हैं कि अभी जो विदेश नीति जो है, ये इसकी जो सेंट्रल पॉइंट, फोकस बदल गई है। अभी हम पीपल सेंट्रिक, जैसे मैंने आपको समझाया, ये पीपल सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी, ये डेवलपमेंट सेंट्रिक पॉलिसी। जब मोदी जी के साथ मैंने अपने चैप्टर में लिखा है, देयर इज अ ब्रांड ऑफ मोदी टूरिज्म। मोदी टूरिज्म माने ताजमहल या आईफिल टावर नहीं है। मोदी टूरिज्म माने आप बुलेट ट्रेन पे देखते हैं, आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, आप कोई नदी देखते हैं जहां क्लीन अप हुआ, आप कहीं वेस्ट टू वेल्थ का ऑपरेशन देखते हैं, कि हर चीज जो है उनके मन में है कि बाहर कुछ बेस्ट प्रैक्टिस हो, कुछ टेक्नोलॉजी हो, कुछ वहाँ कुछ साथ भागीदारी करने का कोई अवसर हो। तो ये जो है उनके मन में है। तो ये आज डेवलपमेंट सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी है, पीपल सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी, और सबसे ज्यादा ये सिक्योरिटी सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी। कि मेरा जो पहला जो मीटिंग जो था चीन में, वो वहीं सिक्योरिटी से शुरू हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे सिक्योरिटी ब्रीफिंग दीजिए, क्योंकि चीन में मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कहना चाहता जो नेशनल पॉलिसी के खिलाफ हो। उन्होंने कहा मैं 1 मिलीमीटर हटना नहीं चाहता नेशनल पॉलिसी। तो अभी जो है, अगर हम सुरक्षा, डेवलपमेंट,
और पीपल सेंट्रिक जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना, ईज ऑफ लिविंग, इसको हम अगर आगे बढ़ाएं, देश में बढ़ाएं, देश के बाहर बढ़ाएं, देश के बाहर जो भी हो सकता है उसको हम हमारे यहाँ कैसे लाएं, ये अब एक किस्म से फॉरेन पॉलिसी के लिए एक नया फ्रेमवर्क बन चुका है। आज जो है हम सब लोग जो हैं, हमें सोचना होगा कि अगर सचमुच माने हम अपना देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये मैं एक किस्म से ये नॉन पॉलिटिकल पॉइंट है, क्योंकि कभी कभी मेरे से लोग पूछते हैं कि आप जैसे आदमी जो हैं, जो पूरी जिंदगी आपने सर्विस की, आप पॉलिटिक्स में कैसे? मैं तो कह सकता हूं मैं पॉलिटिक्स में आया क्योंकि मोदी जी ने कहा कि आ जाओ, पर नहीं, पर मैं सचमुच बताता हूं, इसका उत्तर यह है कि उन्होंने कहा कि आप सोचिए कि इस समय में आप माने सर्विस में बहुत कुछ कर सकते। उस समय मैं टाटा ग्रुप के साथ था, अच्छी नौकरी थी, कोई चिंता नहीं थी, पर उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया, कहा कि आप ही सोचिए कि देश में बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ज्ञान देते हैं, पेपर पढ़ते हैं, कहते हैं भाई देश ऐसा चलना चाहिए, अरे पता नहीं ये क्या चला रहे हैं, क्या हो रहा है। आप अभी भी आप में कुछ माने काबिलियत है, आप देश के प्रगति में कुछ योगदान कर सकते, और आपको सोचना होगा कि आप एक किस्म से स्पेक्टेटर रहेंगे या प्लेयर बनेंगे। इसमें आप मेरे टीम के साथ जुड़ेंगे, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा निर्णय था, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई आज तक ना मेरे पहले ना मेरे बाद कोई पॉलिटिक्स में गया। तो मैं आपको इसीलिए ये बता रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो दूसरों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये सबकी जिम्मेदारी। जो जब हम कहते हैं कि देश को इस दिशा में जाना चाहिए, या कहीं कमी हो या कहीं सफलता हो, ये इसीलिए होता है क्योंकि आप सब लोग जो हैं, हर 5 साल, हर 3 साल, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये अवसर आता है कि आप भी इसके एक किस्म से पार्टिसिपेट, ये जिम्मेदारी आपकी भी है। मैं जरूर बताना आया हूँ, मैं जो है विदेश नीति को भी समझाने आया हूँ, पर मैं आप सबको याद दिलाने आया हूँ कि आप सबका कर्तव्य भी है, आप सबकी एक किस्म से आपका हित भी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि सूरत जो जिसकी पहचान ना देश में माने इंटरनेशनल, आप डायमंड सिटी, आप टेक्सटाइल सिटी, अभी स्मार्ट सिटी, क्लीन सिटी में आपका नंबर बन रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने कहा है, आप इसका कुछ एक किस्म से इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट होगा आप पे। तो चलिए मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप शाम को आए। थैंक यू।